हेलो बच्चों, आप सब लोग कैसे हो। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों आज की क्लास में हम हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 करेंगे। लेक्चर नंबर 1 है ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुका है। लेक्चर नंबर 1 में बच्चों हमने प्री मेडिवल इंडिया पूर्व मध्यकालीन भारत स्टार्ट किया था, जो कि आपका 7वीं सेंचुरी से लेकर 13वीं सेंचुरी तक आता है बच्चों। ठीक है, जिसमें हमने पहला टॉपिक इसका किया था इस्लाम धर्म। ठीक है, इस्लाम धर्म जो है उसकी स्थापना किसने की थी बच्चों? हजरत मोहम्मद साहब ने। ठीक है, और उनकी मृत्यु है 632 ईस्वी में होती है। और उनकी मृत्यु के बाद में बच्चों 40 साल के भीतर है 4 खलीफा बनते हैं, जिनमें बच्चों पहले जो खलीफा है वो अबू बकर बनते हैं, फिर उमर बनते हैं, फिर उस्मान, और जो है 4th नंबर पर अली जो है आपके बनते हैं। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से जो है 40 साल के भीतर जो है जो फिर आपका ये जो खलीफा का जो पद है वो कहाँ पे चला जाता है? दमिश्क सीरिया जो है चला जाता है। सीरिया की राजधानी दमिश्क में यहाँ पे जो है इस खलीफा का जो पद का अधिकार है उम्मयद है खलीफाओं ने यहाँ पे कर लिया था। ठीक है, तो सारा का सारा जो अधिकार है बच्चों उम्मयद खलीफाओं के पास में आ जाता है। तो आज की क्लास में बच्चों हम आपका जो ये टॉपिक है आपका भारत में अरबों का आक्रमण है वो कैसे होता है। ठीक है, तो भारत में अरबों का आक्रमण कैसे होता है ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो है मुस्लिम कौन थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था बच्चों? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो भारत पर सबसे जो है पहला मुस्लिम जो है सफल मुस्लिम आक्रमण है वो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है, सफल हुआ था जो। तो बच्चों आज की क्लास में हम भारत में अरबों का जो आक्रमण है वो कैसे होता है, ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो मोहम्मद बिन कासिम है ये आपके भारत में जो है ये शासन करते हैं 712 से लेकर 714 ईस्वी, मतलब 8वीं जो है शताब्दी में जो है आपके ये एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो 712 से 714 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। ठीक है, तो बच्चों क्या होता है कि अरब के जो शासक है ये मोहम्मद बिन कासिम कौन था बच्चों? तो मोहम्मद बिन कासिम है ये आपके जो अरब के शासक होते हैं जिनका नाम है अल हजाज, उसका सेनापति था। ठीक है, तो अल हजाज है इसका सेनापति था। ये अरेबियंस थे बच्चों, अरब से थे। ठीक है, और उस समय बच्चों क्या होता है कि भारत की जो सीमा है वो सिंध से शुरू होती थी और सिंध की राजधानी देवल होती थी, और देवल पे एक बंदरगाह होता था जिसका नाम था देवल बंदरगाह। ठीक है, तो क्या होता था यहाँ पे देवल बंदरगाह है, यहाँ पे ब्राह्मण वंश का एक शासक होता था जिसका नाम था दाहिर। ठीक है, ये हमारे जो इंडिया में था। ठीक है, तो सिंध प्रांत में आपका ये जो दाहिर जो है होता था ब्राह्मण वंश का था। ठीक है, ये शासक रूल किया करता था। तो बच्चों उस टाइम जो इस बंदरगाह जो आपका देवल बंदरगाह है यहाँ से अरेबियंस के जो जहाज है, ठीक है, जो अरेबियंस है ये व्यापार किया करते थे, तो इनके जो जहाज हैं ठीक है वो देवल बंदरगाह से होते हुए यहाँ से जा रहे थे। तो बच्चों क्या होता है कि जो आपका ये जो दाहिर है इसके जो सैनिकों ने क्या किया फिर देवल बंदरगाह पर जो है इनके जहाज़ों पर अटैक कर दिया बच्चों। ठीक है, इनके जहाज़ों को लूट लिया और फिर क्या होता है अरेबियंस को क्या होता है बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है इस चीज़ से। ठीक है, तो इनको जहाज़ों को लूट लेते हैं। फिर जो आपके अल हजाज है जो आपका अरेबियंस था जो अरबी शासक था ये अल हजाज बच्चों, इन्होंने क्या किया कि जो उम्मयद खलीफा थे, जो खलीफा का पद क्या था उम्मयद खलीफाओं के पास आ गया था, तो अल हजाज है इन उम्मयद खलीफाओं के पास जाता है और जो है ठीक है इनको ये जो बताता है कि हमारे जहाज़ों को तो जो दाहिर है उसने लूट लिया है। ठीक है, इसके पास संदेश पहुंचाता है। तो बच्चों फिर क्या होता है कि उम्मयद खलीफा जो होते हैं ये फिर दाहिर के पास संदेश पहुंचाते हैं। ठीक है, कि भाई सारे के सारे जो है नुकसान की भरपाई है दाहिर से जो है करने को कहा था उम्मयद खलीफाओं ने, बट दाहिर ने क्या किया उन्होंने मना कर दिया। तो जब मना कर दिया तो फिर क्या होता है कि जो आपके अल हजाज है जो अरब का शासक है इसका जो सेनापति कौन था बच्चों? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम को जो है ये अल हजाज भेज देता है कहाँ पे? यहाँ पे जो आपका देवल बंदरगाह है यहाँ पे भेज देता है कि भाई आप वहाँ पे जाइए और सिंध पर अटैक कीजिए। ठीक है, तो अटैक करने के लिए भेज देता है। तो अब जो है मोहम्मद बिन कासिम क्या होता है 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम है 712 ईस्वी में सिंध पर इन्होंने अटैक कर दिया। तो बच्चों 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर जो है आक्रमण कर दिया और बच्चों यहाँ पे जो ब्राह्मण वंश का जो शासक दाहिर होता था उसकी हत्या कर दी इन्होंने। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ये मोहम्मद बिन कासिम का जो है आक्रमण था। ठीक है, भारत पर पहला और पहला मुसलमान था जिन्होंने भारत पर जो है सफल आक्रमण किया था। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बच्चों इनकी हत्या करने के बाद में फिर जो है दाहिर जो ये आपका था इसकी 2 बेटियां होती थी सूर्य देवी और निर्मला देवी, इनको ये अगवा कर लाता है और अल हजाज के पास ये ले जाता है। ठीक है, उनके दोनों बेटों के साथ फिर इनके पास ले जाता है। ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम है बच्चों, ये हम इसके बारे में कुछ और जो है पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो मोहम्मद बिन कासिम कौन था बच्चों? भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान था। ठीक है, और बच्चों इसने सिंध पर आक्रमण किया, उसके साथ साथ इसने मुल्तान पर भी आक्रमण किया और दाहिर को इसने पराजित किया। दाहिर कौन था? जो ब्राह्मण वंश का जो है शासक था। ठीक है, और बच्चों ये पहला मुसलमान था जिसने भारत में क्या किया था? जजिया कर लगाया था। तो मोहम्मद बिन है कासिम पहला मुसलमान था जिसने भारत में क्या किया था? जजिया कर लगाया था। और जो बच्चों जजिया कर है वो किससे वसूला जाता था? गैर मुसलमान जो होते थे उनसे वसूला जाता था, मुसलमानों से नहीं ले जाता था। ठीक है, तो गैर मुसलमानों से ये आय का 1/2 से लेकर 2/3 तक जो है ये जजिया कर वसूला जाता था। और बच्चों ये जजिया कर है ये आपका ब्राह्मण जो होते थे, विधवा और जो अपंग होते थे इनसे नहीं लिया जाता था। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम है बच्चों, इन्होंने फिर सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे भारत में स्वर्ण सिक्के चलाए इन्होंने, और इन स्वर्ण सिक्कों को दिरहम सिक्का कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा तो मोहम्मद बिन कासिम है ये भारत में बच्चों अरबी घोड़े भी लेके आए थे। ठीक है, भारत में जो है अरबी घोड़े जो है लेके आया कौन था बच्चों? मोहम्मद बिन कासिम ही लेकर आया था। और बच्चों भारत में खजूर की जो खेती है वो ये भी जो है श्रेय किसका जाता है? मोहम्मद बिन कासिम का जाता है। तो भारत में सबसे पहले जो है खजूर की खेती कहाँ पे की गई थी बच्चों? सिंध में की गई थी। ठीक है, और ऊँट पालन जो है भी बच्चों इसी के द्वारा जो है शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट जो है बच्चों आता है आपका कि अरेबियंस जो है ही भारत में सबसे पहले मानसून शब्द लेके आए थे। तो मानसून शब्द जो है सबसे पहले जो है कौन लेके आए थे? अरेबियंस। ठीक है, और बच्चों जो वर्ल्ड में सबसे पहले जो एटलस जो है मानचित्रावली है वो भी सबसे पहले कौन लेके आए थे? अरेबियंस जो है लेके आए थे। अरेबियंस द्वारा ही एटलस मानचित्रावली ठीक है बनाई गई थी। नेक्स्ट जो है बच्चों की अरेबियंस ने भारत में आकर भारत की 2 सबसे जो है प्रसिद्ध पुस्तक जो है जिनका नाम है
पंचतंत्र और चरक संहिता इनका अरबी भाषा में अनुवाद किया। ठीक है, तो अरेबियंस हैं, इन्होंने जो है चरक संहिता और पंचतंत्र भारत की बहुत ज़्यादा प्रचलित पुस्तकें हैं बच्चों। ठीक है, इनका जो है इन्होंने अरबी भाषा में अनुवाद करवाया। तो अरबी भाषा में जो पंचतंत्र का अनुवाद किस नाम से इन्होंने करवाया, तो अरबी भाषा में इनका अनुवाद कालिला व दिमना के नाम से करवाया। ठीक है, तो कालिला व दिमना जो है पंचतंत्र की अरबी भाषा में जो है अनुवाद है। ठीक है, और बच्चों पंचतंत्र जो है पुस्तक है वो विश्व में, ये जो पंचतंत्र हमारी जो है भारत की पुस्तक है, और बच्चों ये विश्व में बाइबल के बाद में दूसरी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध पुस्तक मानी जाती है पंचतंत्र। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों ये आपका होता है। और फिर क्या होता है लास्ट में, भाई की जो दो बेटियां थी निर्मला देवी और सूर्य देवी। ठीक है, तो अब ये क्या करते हैं, मोहम्मद बिन कासिम ने जो है इनके पिता की हत्या कर दी थी। ठीक है, और जो है सिंध पर जो है अटैक किया था। तो जो दाहिर की जो दो बेटियां थी सूर्य देवी और निर्मला देवी, इन्होंने जो है मोहम्मद बिन कासिम है उसको मारने के लिए क्या किया था, इन्होंने जो अल हजाज को कहा कि मोहम्मद बिन कासिम जो है तो पहले ही उनकी आबरू लुट चुका है, इसलिए मोहम्मद बिन जो है कासिम आपको धोखा दे रहा है। तो सूर्य देवी और निर्मला देवी है, इन्होंने अल हजाज को क्या कर दिया था, भड़का दिया था। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम के खिलाफ। और बच्चों फिर क्या होता है कि जो अल हजाज है, फिर अल हजाज क्या करता है, मोहम्मद बिन कासिम को वापस सिंध से जो है कहाँ पे बुला लेता है, अपने यहाँ पे बुला लेता है। और 714 ईस्वी में फिर वापस बुलाकर इनको अल हजाज मोहम्मद बिन कासिम को क्या देता है, मृत्यु दंड देता है। ठीक है, तो इस प्रकार मोहम्मद बिन कासिम का किस्सा यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट जो है हम अपना टॉपिक पढ़ेंगे पूर्व मध्यकालीन भारत में कैसे जो है भारत में, उत्तर भारत में कौन कौन से राजवंश जो है एग्जिस्ट किया करते थे, नॉर्थ इंडियन डायनेस्टीज जो है हम पढ़ेंगे बच्चों पूर्व मध्यकालीन भारत में। ठीक है, तो बच्चों पूर्व मध्यकालीन भारत में जो उत्तर भारत में जो राजवंश एग्जिस्ट किया करते थे, हमें सबसे जो इंपॉर्टेंट आपका जो यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे देखो कन्नौज है, ये आपके अरबों के बाद में अरबों का जो प्रथम आक्रमण के बाद में भारत में 3 पावर जो है उभर के आती हैं। ठीक है, कौन कौन सी पावर जो कि उत्तर भारत में एग्जिस्ट किया करती थी बच्चों, गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश और आपका ये राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, तो गुर्जर प्रतिहार जो वंश है ये आपका एग्जिस्ट किया करता था गुजरात और राजस्थान में। ठीक है, यहाँ से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। पाल वंश है ये बंगाल में होता था, और जो राष्ट्रकूट वंश है ये आपका दक्षिण भारत में आपका एग्जिस्ट किया करता था। ठीक है, तो बच्चों ये जो कन्नौज है यूपी में, इसको लेकर जो है त्रिपक्षीय संघर्ष होता है इनके बीच में, गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश, इन तीनों के बीच में क्या होता है, त्रिपक्षीय जो है संघर्ष होता है। ठीक है, तो त्रिपक्षीय जो है संघर्ष होता है कन्नौज के लेके जो आपका यूपी में पड़ता है। तो इसमें जो फर्स्ट जो फेज़ है, पहला जो चरण है, इसमें क्या होता है, पहले चरण में कौन कौन जो है लड़ते हैं बच्चों, पहले चरण में आपका जो प्रतिहार वंश का जो शासक है वो वत्सराज, ठीक है, लड़ता है। पाल वंश का जो शासक है वो धर्मपाल थे, और जो राष्ट्रकूट वंश का जो शासक एक ध्रुव हुआ करते थे बच्चों। इन तीनों के बीच में जो है कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय जो है संघर्ष चलता है कि कन्नौज को जीता जाए। ठीक है, तो फर्स्ट फेज में फिर कौन जीतता है बच्चों, फर्स्ट फेज में वत्सराज जो है सबसे पहले क्या होता है, वत्सराज है, इन्होंने धर्मपाल को पराजित कर लिया और कन्नौज पे अधिकार कर लिया। लेकिन बच्चों जो राष्ट्रकूट वंश का जो शासक हुआ करता था ध्रुव, इन्होंने फिर क्या किया, जो गुर्जर प्रतिहार वंश के जो शासक थे आपके वत्सराज, ठीक है, इनको पराजित कर देते हैं और कन्नौज पर फिर किसका अधिकार हो जाता है, ध्रुव का अधिकार होता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो पहला जो फेज है बच्चों उसमें आपको ध्यान रखना है कि कन्नौज का जो पहला जो फेज है, पहला जो है प्रथम चरण में जो है त्रिपक्षीय जो है संघर्ष में कौन जीतता है, आपका ध्रुव जीतता है। ठीक है, तो पहले तो क्या होता है कि वत्सराज है ये धर्मपाल को हरा देता है, लेकिन ध्रुव फिर क्या किसको हरा देता है, वत्सराज को। तो पहले फेज में आपका कौन जीतता है, ध्रुव जीतता है, जो कि राष्ट्रकूट वंश से था और ये दक्षिण भारत में रहते थे बच्चों, दक्कन में रहते थे। ठीक है, और धर्मपाल है ये बंगाल से था, वत्सराज है ये गुर्जर प्रतिहार वंश जो आपका गुजरात और राजस्थान में एग्जिस्ट किया करता था बच्चों। ठीक है, अब सेकंड फेज में क्या होता है, देखो ध्यान से, सेकंड फेज में बच्चों फिर क्या होता है, अब देखो जो आपका सेकंड फेज में जो ध्रुव है बच्चों वो कन्नौज को छोड़कर दक्षिण भारत चला जाता है। ठीक है, क्योंकि दक्षिण भारत से था तो इसका मन नहीं लगता था बच्चों। ठीक है, तो ये वापस अपने इधर दक्षिण भारत की ओर चला गया। तो फिर क्या होता है, अब जो है धर्मपाल जो है इन्होंने कन्नौज पर अधिकार कर लिया। ठीक है, तो धर्मपाल जो है इसने कन्नौज पर अधिकार कर लिया, क्योंकि ध्रुव है वो कहाँ चला गया था, दक्षिण भारत चला गया था। तो उत्तर भारत जो है में फिर जो है किसका अधिकार हो जाता है, धर्मपाल का। लेकिन बच्चों जैसे ही फिर धर्मपाल ने कन्नौज पर अधिकार किया तो उस समय प्रतिहार वंश का जो शासक वत्सराज का बेटा हुआ करता था, जिनका नाम था नागभट्ट द्वितीय। ठीक है, तो सेकंड फेज में जो कन्नौज का जो त्रिपक्षीय संघर्ष चलता है उसमें धर्मपाल है उसने कन्नौज पर अधिकार किया, लेकिन वत्सराज का जो बेटा है गुर्जर प्रतिहार वंश का था, ये इनका बेटा था नागभट्ट द्वितीय। इन्होंने क्या किया, धर्मपाल को नागभट्ट द्वितीय ने हरा दिया। ठीक है, तो नागभट्ट द्वितीय इसको धर्मपाल को हरा देता है। ठीक है, और इस प्रकार से सेकंड फेज में गुर्जर प्रतिहार वंश क्या हो जाते हैं, जीत जाते हैं। लेकिन बच्चों क्या होता है इसके बाद में, फिर जैसे ही गुर्जर प्रतिहार वंश का जो है यहाँ पे होता है शासन, तो राष्ट्रकूट जो है शासक, राष्ट्रकूट शासक जो दक्षिण भारत से आपका गोविंद तृतीय नाम से था, तो गोविंद तृतीय है ये आते हैं और नागभट्ट द्वितीय को यहाँ पे पराजित कर देते हैं। तो इस प्रकार फिर से जो है फिर से बच्चों कन्नौज पर किसका अधिकार हो जाता है, फिर से आपके राष्ट्रकूटों का अधिकार हो जाता है। ठीक है, और इस प्रकार से जो है फिर जो प्रतिहार है वो बिल्कुल क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं। लेकिन बच्चों एक बार फिर से, क्योंकि ये राष्ट्रकूट वंश वाले जो दक्षिण भारत से थे ये फिर भी यहाँ पे नहीं रुके, उत्तर भारत में फिर से दक्षिण भारत चले गए। तो बच्चों तो फिर से जो है आपका गुर्जर प्रतिहार वंश का जो है जो सेकंड फेज में जो है गुर्जर प्रतिहार वंश है उनका अधिकार रहा। सॉरी, सेकंड फेज में आपका ये तो हारी जाते हैं, तो धर्मपाल है नहीं, सेकंड फेज में क्या किया, कन्नौज पर अधिकार किया। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों थर्ड फेज आपका आता है फिर से। तो बच्चों जैसे ही पाल शासक जो है धर्मपाल है उसकी मृत्यु होती है। ठीक है, तो धर्मपाल है इसकी मृत्यु होने के बाद में नागभट्ट द्वितीय है इसने कन्नौज पर आक्रमण किया और दोबारा से जो है इसको अधिकार में ले लिया। ठीक है, तो थर्ड फेज है, तृतीय चरण है, उसमें धर्मपाल है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो नागभट्ट द्वितीय फिर से आते हैं और इन्होंने कन्नौज पर आक्रमण किया और दोबारा से कन्नौज पर अधिकार कर लिया। तो बच्चों नागभट्ट द्वितीय ने जो है फिर अपनी राजधानी क्या बनाया, कन्नौज बनाया। ठीक है, तो ये ध्यान में रखने हैं।
और बच्चों इसके बाद भी जो है लंबे समय तक कन्नौज पर अधिकार जो है किसका रहा, प्रतिहार वंशों का रहा। ठीक है, तो फाइनली किसका रहा आपका जो कन्नौज पर जो फाइनली अगर हम देखें तो फाइनली जो है प्रतिहार जो है वंश है इसका ही यहाँ पे शासन रहा। ठीक है, कन्नौज पर। तो बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका है, पाल वंश का जो अंतिम शासक कौन था, महिपाल। ठीक है, तो महिपाल है ये पाल वंश का अंतिम शासक था। और बच्चों महिपाल जो है पाल वंश का अंतिम शासक था, तो इसका मतलब इसके शासनकाल में महिपाल वंश का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि बच्चों हमने क्या देखा कि जो ये त्रिपक्षीय जो संघर्ष चला कन्नौज को लेकर, तो इस त्रिपक्षीय संघर्ष में जो है जो फाइनली जो बच्चों किन का अधिकार रहा, कन्नौजों का अधिकार रहा। ठीक है, क्योंकि धर्मपाल है उनकी तो मृत्यु हो जाती है, धर्मपाल के बाद में अंतिम शासक महिपाल होते हैं, और महिपाल जो है कि शासन में महिपाल वंश का जो अंत हो जाता है। तो ये त्रिपक्षीय संघर्ष ने होकर द्विपक्षीय हो जाता है बच्चों राजपूत और प्रतिहारों में, लेकिन फाइनली जो है अंतिम तौर पर ये जो है प्रतिहार जो है विजय होते हैं इस संघर्ष में, और कन्नौज पर जो है प्रतिहार का जो है प्रतिहार गुर्जर प्रतिहार वंश का क्या रहा, शासक रहा। ठीक है, तो बच्चों प्रतिहार है इन्होंने 9वीं से 10वीं शताब्दी में कन्नौज पर शासन किया था आपका। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि महमूद जो गजनवी है ये आपके इंडिया आने से पहले जो वंश जो है हमारे उत्तर भारत में एग्जिस्ट किया करते थे उनको देख लेते हैं। तो जैसे कि हमने देखा जो उत्तर भारत में आपका गुर्जर प्रतिहार वंश जो है ये था। ठीक है, तो अब हम 1 बाय 1 बच्चों इन सभी जो उत्तर भारत में जो वंश एग्जिस्ट किया करते थे वो सारे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बच्चों पहला हमारा है गुर्जर प्रतिहार वंश। ठीक है, तो बच्चों जैसे कि हमने पहले बताया है कि इसकी जो उत्पत्ति है गुजरात और राजस्थान से हुई है। ठीक है, तो राजस्थान में कौन सा राजस्थान आपका, दक्षिण पश्चिम राजस्थान और गुजरात से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है, और बच्चों इन्हें अग्निकुल राजपूत का माना जाता है। ठीक है, और जो बच्चों गुजरात प्रतिहार वंश है इनका जो प्रथम उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, फर्स्ट डिस्क्रिप्शन जो है हमें ऐहोल अभिलेख में देखने को मिलता है। ऐहोल अभिलेख जो है बच्चों किसने लिखवाया था, ऐहोल अभिलेख है पुलकेशिन द्वितीय ने लिखवाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ऐहोल जो है पुलकेशिन द्वितीय का जो ऐहोल अभिलेख है इसमें गुर्जर प्रतिहार वंश है उसका उल्लेख किया गया है। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि हम जानते हैं कि पुलकेशिन द्वितीय है ये भी आपके कहाँ से थे बच्चों, दक्कन से थे, दक्षिण भारत से थे, और वादामी के जो है चालुक्य वंश के जो है राजा हुआ करते थे पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, तो बच्चों जो प्रतिहार वंश है इन्होंने तो इनके जो अभिलेखों में हमें ये भी मिला है कि जो श्री राम के जो है भाई आपके जो लक्ष्मण है इनके वंशज माने जाते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश। ठीक है, तो लक्ष्मण के वंशज माने जाते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश। जैसा कि हम जो है रामायण में देखते हैं बच्चों कि श्री राम के जो द्वारपाल का काम कौन करता है, लक्ष्मण करता है। ठीक है, तो प्रतिहार जो है शब्द का मतलब ही क्या होता है, द्वारपाल जिसको हम कहते हैं गेटकीपर। ठीक है, और बच्चों जो ये जो आपके प्रतिहार जो वंश है वो आपका गुर्जर जाति से बिलोंग करते थे, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, गुर्जर प्रतिहार वंश। ठीक है, अब हम देख लेते हैं बच्चों कि गुर्जर प्रतिहार वंश है इनके संस्थापक जो है कौन है, किसने गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की। ठीक है, तो गुर्जर प्रतिहार वंश है इसकी स्थापना आपके करते हैं हरिचंद्र, और इस वंश का जो वास्तविक संस्थापक है वो नागभट्ट प्रथम माने जाते हैं। ठीक है, तो हरिचंद्र है इन्होंने गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की, और वास्तविक संस्थापन माने तो नागभट्ट प्रथम आएगा बच्चों। और इस वंश का सबसे महान जो राजा अगर माने वो वत्सराज है, जिन्होंने कन्नौज का जो है त्रिपक्षीय जो है संघर्ष में भाग लिया था बच्चों। ठीक है बच्चों वत्सराज है ये वत्सराज है उसके शासनकाल में जो है कन्नौज का क्या हुआ था, त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। ठीक है, और वत्सराज ने बच्चों एक उपाधि धारण की थी जिसका नाम क्या है, सम्राट। ठीक है, तो वत्सराज है इन्होंने सम्राट की उपाधि धारण की, और सम्राट की उपाधि धारण करने वाले पहले प्रतिहार शासक थे। ठीक है, तो पहले प्रतिहार शासक कौन थे जिन्होंने सम्राट की उपाधि धारण की, तो वत्सराज आएगा। ठीक है, और बच्चों इस वंश का जो सबसे महान राजा माना जाता है वो मिहिर भोज को माना जाता है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस वंश की स्थापना किसने की बच्चों, इस वंश की स्थापना की थी हरिचंद्र ने। ठीक है, अब नेक्स्ट है हम जो है उत्तर भारत के राजवंश में पढ़ते हैं आपका गहेड़वाल वंश। ठीक है, तो प्रतिहारों के बाद में बच्चों कन्नौज में अब किसका जो है अधिकार रहता है, प्रतिहारों के बाद में आते हैं गहेड़वाल वंश। ठीक है, और बच्चों ये आपके 11वीं से लेकर 12वीं शताब्दी में इनका क्या होता है, अधिकार रहता है कन्नौज पे। गहेड़वाल वंश की स्थापना बच्चों किसने की थी, चंद्रदेव ने, और इनकी राजधानी क्या है, इनकी राजधानी भी इन्होंने क्या बनाई, कन्नौज। ठीक है, तो चंद्रदेव है इन्होंने इस वंश की स्थापना की, गहेड़वाल वंश की। तो बच्चों चंद्रदेव है इन्होंने एक उपाधि धारण की जिसको बोलते हैं महाराजाधिराज। तो महाराजाधिराज की जो है उपाधि किसने धारण की, चंद्रदेव ने। तो चंद्रदेव जो है कौन से वंश से बिलोंग करता था बच्चों, गहेड़वाल वंश से बिलोंग करता था, जो उत्तर भारत है उसमें एग्जिस्ट किया करता था। ठीक है, और बच्चों ये जो है इसको काशी नरेश भी कहा जाता है, क्योंकि कन्नौज के अलावा ये जो है इनका जो शासन है वो वाराणसी में भी था। ठीक है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, काशी नरेश कहा जाता है। तो चंद्रदेव के बाद में फिर इनका जो गहेड़वाल वंश का अगला जो शासक बनता है वो मदनपाल बनता है। ठीक है, चंद्रदेव के बाद में मदनपाल। और बच्चों मदनपाल जो है इसके शासक में एक क्या उलटफेर होता है, तो उलटफेर ये होता है कि जो तुर्कों का आक्रमण हो जाता है टर्कीस। ठीक है, जो तुर्की है, तुर्कों ने आक्रमण किया भारत पे, और जो है यहाँ पे जो मदनपाल है उत्तर भारत में जो मदनपाल है, ठीक है, इनको क्या कर लेता है, ये तुर्की है वो बंदी बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, और फिर जब बंदी बना लेते हैं तो इनके जो है बेटे जो गोविंद चंद्र होते हैं, ठीक है, ये जाते हैं और इनको तुर्कों से क्या करवाते हैं, मुक्त करवाते हैं, आज़ाद करवाते हैं। ठीक है, मदनपाल के बाद में फिर जो है गहेड़वाल वंश का जो शासक बनता है इनका बेटा, जिनका नाम था गोविंद चंद्र। ठीक है, अब गोविंद चंद्र है ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं बच्चों, क्योंकि बच्चों जो चंद्रदेव ये गोविंद चंद्र है इन्होंने अपने पिताजी मदनपाल का क्या करवाया था, जो तुर्की होते थे उनसे जो तुर्की हैं इनसे मुक्त करवाया था बच्चों। ठीक है, तो अब ये महान कार्य तो इसने किया ही था, अपने पिता को जो है मुक्त करवाया था। तो इस वंश का जो है सबसे महान जो शासक जो है, सबसे शक्तिशाली जो राजा वो माना जाता है गोविंद चंद्र को। ठीक है, तो गहेड़वाल वंश है इसके जो है सबसे जो है शक्तिशाली राजा कौन थे, आपके गोविंद चंद्र। ठीक है,
तो ये शक्तिशाली तो थे ही, एक विद्वान भी थे, ठीक है। तो इसलिए इनको एक उपाधि दी गई, इन्होंने एक उपाधि धारण की, और किससे नाम से उपाधि धारण की? विद्या विचार वाचस्पति के जो है नाम से इन्होंने उपाधि धारण की बच्चों, ठीक है। और फिर अब हम इस वंश का जो है सबसे अंतिम जो है शासक की बात कर लेते हैं। तो बच्चों गहड़वाल वंश, इसका सबसे अंतिम जो है शासक था आपका जयचंद, ठीक है। तो जयचंद गहड़वाल वंश है जो उत्तर भारत में एग्जिस्ट किया करता था बच्चों, ठीक है। और इनका जो है अंतिम शासक कौन था गहड़वाल वंश का? जयचंद, ठीक है बच्चों। और बच्चों जयचंद वही है जो आपका जयचंद बच्चों वही हैं जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान को धोखा दिया था 1192 ईस्वी में, जो आपका तराइन की जो लड़ाई हुई थी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तो जयचंद है, इन्होंने जो है किसका साथ दिया था बच्चों? जयचंद ने आपका मोहम्मद गोरी का साथ दिया था, और धोखे से जो है फिर क्या हो जाती है? पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो जयचंद है, इसकी पुत्री थी आपकी संयोगिता। जयचंद की पुत्री का क्या नाम था बच्चों? संयुक्ता। और बच्चों संयुक्ता वही व्यक्ति है, सॉरी वही जो लेडीज़ है जो पृथ्वीराज चौहान जो है जिनको राय पिथौरा भी कहा जाता है बच्चों, ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ठीक है, जिनको क्या कहा जाता है? राय पिथौरा भी कहा जाता है। तो पृथ्वीराज चौहान जो है ये प्रेम क्या करती थी? दोनों आपस में प्रेम करते थे। लेकिन क्या होता है, जो संयोगिता है, इनके पिताजी जो जयचंद है, ये क्या करते हैं? एक स्वयंवर घोषित करते हैं और उसमें आसपास के जो है सभी राजाओं को निमंत्रण देते हैं। लेकिन एक जो है राजा पृथ्वीराज चौहान तृतीय है, इनको छोड़ देते हैं, इनको जो आमंत्रित नहीं करते, ठीक है। और ये एक स्वयंवर जो है रखते हैं बच्चों। तो फिर क्या होता है? तो इस स्वयंवर में जब इनको जो पृथ्वीराज चौहान को नहीं जो है इनवाइट किया जाता है तो ये नाराज हो जाते हैं, और फिर ये खुद ही जाते हैं बच्चों पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। और भरे स्वयंवर में जो ये संयोगिता है इनको अगवा कर लाते हैं, ठीक है। और अगवा करके फिर इनसे विवाह कर लेते हैं। और इस प्रकार बच्चों जयचंद है, संयोगिता के जो पिताजी हैं, वो नाराज हो जाते हैं, ठीक है। वो नाराज हो जाते हैं तो एक सबसे जो है गलत डिसीजन बच्चों ये क्या ले लेते हैं, जो भारत के जो इतिहास में जो सबसे जो है बड़ा ये गलत डिसीजन ये लेते हैं कि 1192 में बच्चों 1192 में होता है तराइन का द्वितीय युद्ध, ठीक है। इससे पहले बच्चों 1191 में तराइन का जो है फर्स्ट बैटल होता है, पहली लड़ाई होती है जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं और मोहम्मद गोरी हार जाते हैं, ठीक है। तो तराइन के जो दूसरे युद्ध में 1192 में होता है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिनको राय पिथौरा कहा जाता है, इनके बीच में लड़ाई होती है बच्चों। और इस लड़ाई में जो जयचंद है वो क्या करते हैं? जयचंद इस मोहम्मद गोरी का साथ देते हैं बच्चों, ठीक है। और इस प्रकार से धोखे से जो है यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो इस युद्ध में बच्चों क्या होता है? मोहम्मद गोरी की हेल्प कौन करता है? राजा जयचंद। और पृथ्वीराज चौहान इसमें हार जाता है, ठीक है। लेकिन बच्चों क्या होता है, अब देखो जो विदेशी तो वो किसी के नहीं रहते, तो फिर क्या होता है, जैसे ही मोहम्मद जो है गोरी विजय होता है सेकंड बैटल ऑफ तराइन में, तो क्या होता है 1194 में होता है बच्चों चंदावर का युद्ध, ठीक है। और किस किस के बीच में होता है? मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में, ठीक है। तो अब मोहम्मद गोरी ने क्या किया? इस जयचंद को भी अपने रास्ते से हटा दिया था, ठीक है। तो इस प्रकार से 1194 इसमें ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। और बच्चों इस प्रकार जो है आपकी जो 12वीं शताब्दी आते आते गहड़वाल वंश क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। तो आपके जो जयचंद कौन से वंश से थे बच्चों? गहड़वाल वंश से थे, ठीक है। तो गहड़वाल वंश का अंत हो जाता है 12वीं शताब्दी में, ठीक है। अब बच्चों उसके बाद में गहड़वाल वंश के बाद में हमारे उत्तर भारत में एक और जो वंश आपका एग्जिस्ट क्या करता था, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। तो चौहान वंश जो है आपका आता है, ठीक है। तो गहड़वाल वंश के बाद में आपका अब आता है चौहान वंश। बच्चों चौहान वंश है ये आपका कहाँ पे एग्जिस्ट क्या करता था? ये आपका दिल्ली जो है, अजमेर और सांबर, ठीक है बच्चों। सांबर कहाँ पे पड़ता है? आपका राजस्थान में, ठीक है। तो दिल्ली, अजमेर और सांबर जो है वाले एरिया में चौहान वंश एग्जिस्ट क्या करता था। और बच्चों 7वीं शताब्दी में अजमेर और सांबर के ही समीप होता था साकंबरी नामक स्थान, ठीक है, जहाँ पे क्या हुआ था? चौहान वंश की स्थापना हुई थी बच्चों, ठीक है। तो चौहान वंश की स्थापना जो है साकंबरी नामक जो है स्थान पर चौहान वंश की स्थापना हुई, ठीक है। कौन सी शताब्दी में बच्चों? 7वीं शताब्दी में अजमेर और सांबर के समीप होता था ये आपका साकंबरी नामक जो है प्लेस, ठीक है। बच्चों इस जो है वंश के जो संस्थापक हैं चौहान वंश के, वो कौन है? वासुदेव। तो वासुदेव चौहान वंश के संस्थापक हैं। और चौहान वंश है उसके बारे में जो हमें कहाँ कहाँ से स्रोत मिलता है कि उत्तर भारत में चौहान वंश भी एग्जिस्ट क्या करता था। तो बच्चों दो इंपॉर्टेंट जो आपके जो स्रोत हैं वो हमें मिलते हैं। पहला आपका विग्रराज द्वितीय जो है, ठीक है। विग्रराज द्वितीय इसे हर्ष प्रस्तर जो है अभिलेख भी कहते हैं, ठीक है। तो हर्ष जो है प्रस्तर अभिलेख इसको कहा जाता है विग्रराज द्वितीय। एक यहाँ से हमें जानकारी मिलती है चौहान वंश के बारे में। एक इंपॉर्टेंट जो है सोमेश्वर का जो बिजोलिया प्रस्तर अभिलेख, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चे दो प्रस्तर अभिलेख हैं हमें मिलते हैं जो हमें बताते हैं चौहान वंश जो है आपका एग्जिस्ट क्या करता था 7वीं शताब्दी में, ठीक है, जिसकी स्थापना किसने की थी? वासुदेव ने। ओके बच्चों, नेक्स्ट हम जान लेते हैं कि प्रारंभिक रूप से चौहान ये आपके प्रतिहारों के क्या हुआ करते थे? सामंत हुआ करते थे। सामंत को बोलते हैं मंत्री। तो चौहान है प्रतिहारों के क्या होते थे? सामंत होते थे। चौहानों के वाकपतिराज प्रथम ने प्रतिहारों से खुद को स्वतंत्र घोषित किया था। तो जो गुर्जर प्रतिहार वंश है आपका जो चलता था, ठीक है, तो उनसे जो है स्वतंत्र घोषित किया था चौहानों का एक जो आपका वाकपतिराज प्रथम ने, ठीक है। तो चौहानों के थे ये वाकपतिराज प्रथम, इन्होंने प्रतिहारों से जो है खुद को क्या किया था? स्वतंत्र घोषित किया था कि भाई हम तो स्वतंत्र, हम स्वतंत्र शासन करेंगे, किसी के अंडर में नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट बच्चों चौहानों के ही जो है एक राजा हुआ करते थे जिसका नाम था अजयराज, ठीक है बच्चों। अजयराज एक शासक हुआ करते थे चौहानों के, ठीक है। तो इन्होंने बच्चों अजमेर नामक शहर की स्थापना की, ठीक है। और अजमेर को ही अपनी राजधानी इन्होंने बनाया। तो अजय नाम से ही अजमेर नामक जो है शहर की स्थापना की, अजमेर ही राजधानी बनाई। और बच्चों ये कहाँ पे किया था? साकंबरी नामक जो प्लेस है वहाँ पे जो है अजमेर की स्थापना की थी बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट हम बच्चों ये जान लेते हैं कि इसमें सोमेश्वर का जो पुत्र है, ठीक है, सोमेश्वर का पुत्र कौन था बच्चों? जिसमें हमें सोमेश्वर का क्या मिलता है? बिजोलिया प्रस्तर अभिलेख जो है आपका है, वहाँ से हमें चौहानों के बारे में जानकारी भी मिलती है। तो सोमेश्वर जो है वो उस किसके पिताजी थे? ये आपके पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिसको हम राय पिथौरा भी कहते हैं, ठीक है। तो इनके जो है पुत्र थे, सोमेश्वर के पुत्र थे पृथ्वीराज चौहान या राय पिथौरा, ठीक है। और इस वंश का जो बच्चों अंतिम और सबसे लोकप्रिय जो राजा ये आपके थे, कौन थे? पृथ्वीराज चौहान राय पिथौरा, जिनकी बच्चों मृत्यु हो जाती है 1192 ईस्वी में। पृथ्वीराज चौहान तृतीय किसके साथ लड़ाई करते हैं? ये मोहम्मद गोरी के साथ, ठीक है।
तो चौहान वंश का सबसे जो अंतिम राजा कौन था? पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान है, इन्होंने जो कुछ इंपॉर्टेंट लड़ाइयाँ लड़ी इतिहास में बच्चों, वो हम जान लेते हैं कौन कौन सी जो है लड़ाइयाँ इन्होंने लड़ी। तो बच्चों सबसे पहले तो पहली सबसे इंपॉर्टेंट लड़ाई जो ये आपके जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय हैं वो लड़ते हैं, वो कौन सी बच्चों? 1182 ईस्वी में ये चंदेल शासक हुआ करता था एक कौन? परमरदीदेव है, इनको हराते हैं चंदेल शासक आपके ये हैं 1182 ईस्वी में। ठीक है, और बच्चों पृथ्वीराज चौहान तृतीय है, इनका एक जो इंपॉर्टेंट जो सबसे फेमस जो है दरबारी कवि हुआ करते थे जिनका नाम था चंद्रबरदाई, और इन्होंने एक महाकाव्य लिखा था जिसका नाम क्या था बच्चों? पृथ्वीराज रासो। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान के नाम से ही पृथ्वीराज रासो जो है महाकाव्य किसने लिखा था बच्चों? चंद्रबरदाई ने लिखा था। ठीक है, और नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट जो है दो लड़ाइयाँ, जैसे कि मैंने आपको डिस्कस कर लिया है पहले से ही, पृथ्वीराज चौहान की जो दो लड़ाइयाँ आपकी इंपॉर्टेंट होती हैं इतिहास में। एक पहली तराइन का जो प्रथम युद्ध 1191 में होता है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, ऐसा माना जाता है कि जो पृथ्वीराज चौहान है, इस तराइन की जो लड़ाई हुई थी इससे पहले ये 17वीं बार है, एक बार फिर से जो है मोहम्मद गौरी को हरा चुका था। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान, लेकिन जो चंद्रबरदाई है इन्होंने जो अपना महाकाव्य लिखा था पृथ्वीराज रासो, उसमें बताते हैं कि भाई पृथ्वीराज जो चौहान है उनका दिल इतना बड़ा था कि वो उन्हें हर बार माफ़ कर देता था। ठीक है, तो 17 बार जो है बच्चों ये लड़ाई 17वीं बार जो है पृथ्वीराज चौहान इनको हरा देते हैं। ठीक है, ओके, और बच्चों मोहम्मद गौरी ने हारने के बाद में फिर क्या किया? जैसे तराइन की पहली लड़ाई हुई थी तो हारने के बाद में ये माफ़ी मांग लेते हैं पृथ्वीराज चौहान से। ठीक है, और फिर ये अपने देश अफगानिस्तान, जहाँ ये गजनी में ये वापस चले जाते हैं जहाँ से ये आया था। और बच्चों पृथ्वीराज जो ये आपका मोहम्मद गौरी है एक तुर्किस होता था ये। ठीक है, लेकिन ये शासन क्या करता था? गौरवंश पे। जो गौरवंश कहाँ पे चलता था बच्चों? अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान के गजनी नामक स्थान पर ये था आपका गौरवंश। ठीक है, तो गौरवंश यहाँ पे इसका शासक था, बट ये जो है एक तुर्किस होता था। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बच्चों हम इसकी जो है फेमस जो है दूसरी लड़ाई देख लेते हैं। तो 1192 में क्या होता है? तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। ठीक है, ये भारत के इतिहास का सबसे प्रसिद्ध युद्ध माना जाता है। ठीक है, तो क्योंकि बच्चों यहीं से जो है फिर मुस्लिम जो है जो मुसलमानों का जो शासन है वो भारत में शुरू हो जाता है। ठीक है, अगर जो है जयचंद्र है पृथ्वीराज चौहान का साथ देता तो ये पृथ्वीराज चौहान जीतता इस लड़ाई में, और फिर इतिहास ही कुछ और होता हमारे भारत का। ठीक है, तो ये टर्निंग जो है पॉइंट जो है था हमारे जो है भारत में मुसलमानों का शासन हुआ था इस युद्ध के बाद में। तो 1192 ईस्वी में जो है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ाई होती है, जिसमें मोहम्मद गौरी है वो जीत जाते हैं और पृथ्वीराज चौहान की क्या होती है बच्चों? हार होती है। ठीक है, तो 1192 में मोहम्मद गौरी ने भारत में फिर क्या की? तो जैसे ये जीतते हैं तो मोहम्मद गौरी ने भारत में मुस्लिम शासन की जो है स्थापना कर दी बच्चों। तो यहीं से जो है अपने भारत में मुस्लिम जो है शासन वो क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका बच्चों था चौहान वंश। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट अपना उत्तर भारत का वंश जिसका नाम है चंदेल वंश, और ये था आपका बुंदेलखंड या जेजाक भूति का चंदेल वंश। ठीक है, तो बुंदेलखंड या जेजाक भूति का चंदेल वंश है हम पढ़ते हैं बच्चों। तो चंदेल है, चंदेलों की राजधानी क्या हुआ करती थी बच्चों? खजुराहो होती थी। खजुराहो आपके कहाँ पे पढ़ते हैं? मध्य प्रदेश में पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, इस चंदेल वंश की जो स्थापना है, जो आपका बुंदेलखंड के जो चंदेल वंश है इसकी स्थापना कौन करते हैं? नुन्नुक करते हैं। ठीक है, और बच्चों नुन्नुक है, इसका एक पुत्र होता था, इसका ग्रैंडसन होता था जिसका नाम था जयसिंह। ठीक है, तो जयसिंह है इसको जेजा भी कहा जाता था, और इस जयसिंह है इसको जेजा कहा जाता था, और इसी के नाम पर इस वंश का जो है नाम क्या पड़ा था बच्चों? जेजाक भुक्ति। ठीक है, तो नुन्नुक है, इन्होंने इस वंश की स्थापना की। इसका पुत्र होता था जयसिंह, जिसके नाम पर जो है इस वंश का क्या नाम पड़ा था? चंदेल वंश का नाम क्या पड़ा बच्चों? जेजाक भुक्ति। ठीक है, इस वंश के अगर महान जो है शासक की बात करें चंदेल वंश की, तो उसका नाम है आपका यशोवर्मन। ठीक है, तो बच्चों यशोवर्मन इस वंश का प्रथम महान शासक था। ठीक है, और यशोवर्मन के चूंकि ये महान था बच्चों, तो इन्होंने क्या क्या काम करवाए? तो इसी ने जो है खजुराहो में, खजुराहो कहाँ पे है बच्चों? एमपी में, मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। तो खजुराहो का विष्णु मंदिर जो है किसने बनवाया था? यशोवर्मन ने, और जिसको क्या कहा जाता है बच्चों? त्रिभुज मंदिर। ठीक है, तो त्रिभुज मंदिर वो क्या है? एक विष्णु मंदिर है। कहाँ पे है बच्चों? खजुराहो में है। खजुराहो कहाँ पे है? एमपी में पड़ता है। ठीक है, तो त्रिभुज मंदिर जो है का निर्माण किसने करवाया था? यशोवर्मन ने। तो यशोवर्मन किस वंश का था बच्चों? चंदेल वंश का था। ठीक है, जेजाक भुक्ति या बुंदेलखंड का ये आपका चंदेल वंश। ठीक है, इस वंश का जो है सबसे महान शासक की अगर बात करें बच्चों, तो सबसे महान शासक, पहला महान शासक तो आपका कौन था? यशोवर्मन, और सबसे महान शासक जो है इसका था धंग। ठीक है, अब बच्चों धंग इसका सबसे महान शासक था। तो इन्होंने क्या क्या कारनामे किए? तो इन्होंने बच्चों 950 से लेकर 1008 ईस्वी तक इन्होंने चंदेल वंश पर शासन किया। तो लगभग बच्चों इन्होंने कितने वर्ष तक किया? लगभग 45 जो है वर्ष तक इन्होंने क्या किया? चंदेल वंश पर शासन किया। ठीक है, तो धंग है ये, इन्होंने एक और इंपॉर्टेंट काम क्या किया? इसने कालिंजर पर अधिकार किया और उसको फिर अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, तो चंदेल वंश का जो शासक धंग है उसने कालिंजर पर अधिकार करके कालिंजर को क्या बनाया? राजधानी बनाया। तो लगभग 45 साल तक ये रूल करता है बच्चों। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हमारा चंदेल वंश के बाद में आता है उत्तर भारत में आपका एग्जिस्ट क्या करता था? परमार वंश, जो कि मालवा का था। तो बच्चों मालवा का जो परमार वंश है इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना आपका सीयक या श्रीहर्ष ने की थी। ठीक है, और इस वंश की जो प्रारंभिक राजधानी है वो उज्जैन थी, लेकिन बाद में जो है धारा जो है धारा कहाँ पे है बच्चों? मध्य प्रदेश में है, और उज्जैन भी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर, तो बच्चों महाकालेश्वर मंदिर कहाँ पे है? उज्जैन में है। ठीक है, तो उज्जैन और धारा ये दो राजधानियां हुआ करती थी बच्चों परमार वंश की, मालवा के परमार वंश की। तो पहली राजधानी कौन सी थी? उज्जैन, द्वितीय फिर इन्होंने बनाई धारा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। और इस वंश का सबसे महानतम शासक की बात करें तो वो आपका राजा भोज था। ठीक है, जो 1000 से लेकर 1055 ईस्वी तक यहाँ पे ये है। ठीक है, तो राजा भोज चूंकि इस वंश का सबसे महान शासक था, तो इसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। तो भारतीय इतिहास में एक महान विद्वान होता था और एक महान साहित्यकार ये थे। ठीक है, इसी ने अपने शासनकाल में एक शहर जो है इसी के नाम से भोजपुर बसाया, और इसी के नाम से एक भोजसर नामक तालाब भी इन्होंने बनवाया। ठीक है,
और इसने और इंपॉर्टेंट काम क्या किया, इसने चालुक्य वंश के कई शासकों को पराजित किया। ठीक है, तो चालुक्य वंश है उसके बहुत सारे शासक थे। जो चालुक्य वंश भी आपका कहाँ पे बच्चों, उत्तर भारत में ही आपका ये एग्जिस्ट किया करता था। तो उत्तर भारत में जो चालुक्य वंश के जो है बहुत सारे शासकों को राजा भोज ने हराया, लेकिन चंदेल वंश का एक जो है राजा था जिसका नाम था विद्याधर, उसके द्वारा ये हार जाता है। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अनहिलवाड़ और गुजरात का चालुक्य वंश। अनहिलवाड़ और गुजरात का चालुक्य वंश ये भी आपका उत्तर भारत में एग्जिस्ट किया। तो हमारा अनहिलवाड़ और गुजरात का जो चालुक्य वंश के बारे में अब हम पढ़ेंगे बच्चों, जो हमारा कहाँ पे था, उत्तर भारत में। तो सारे हम बच्चों उत्तर भारत के राजवंश पढ़ रहे हैं, और उत्तर भारत के राजवंश में जो चालुक्य वंश है इसकी स्थापना कौन करते हैं बच्चों, इसकी स्थापना मूलराज प्रथम करते हैं। ठीक है, तो मूलराज प्रथम है चालुक्य वंश की स्थापना करते हैं जो गुजरात में एग्जिस्ट किया करता था। ठीक है, अनहिलवाड़ और गुजरात में। और बच्चों मूलराज जो प्रथम है इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने अपनी राजधानी क्या बनवाई, अनहिलवाड़ में बनवाई। ठीक है, और गुजरात के चालुक्य वंश को है बच्चों सोलंकी वंश भी कहा जाता है। और इस वंश का सबसे महानतम जो है शासक कौन हुआ है, भीम प्रथम। ठीक है, तो सबसे महानतम शासक जो है गुजरात के चालुक्य वंश का वो कौन है बच्चों, भीम प्रथम। ठीक है, तो भीम प्रथम कौन था, ये सामंत या मंत्री हुआ करता था। भीम प्रथम का सामंत मंत्री कौन होता था बच्चों, विमलसा। ठीक है, तो भीम प्रथम का सामंत कौन होता था, विमलसा। तो विमलसा का इंपॉर्टेंट रोल क्या है, विमलसा जो आपके राजस्थान के दिलवाड़ा के जैन मंदिर है बच्चों, राजस्थान के जो दिलवाड़ा के जैन मंदिर है उसमें क्या करता है, इन्होंने एक मंदिर बनवाया था। ठीक है, विमल शाही मंदिर। ठीक है, तो अपने नाम से ही विमलसा ने विमल शाही मंदिर जो है बनवाया राजस्थान के दिलवाड़ा के जैन मंदिर में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, राजस्थान के दिलवाड़ा के जैन मंदिर है वो किसने बनवाया था, विमल शाह ने बनवाया था। विमल शाही मंदिर कहा जाता है, और जो विमल शाही मंदिर विमल शाह ने बनवाया था, और विमल शाह कौन था बच्चों, ये सामंत हुआ करता था किसका, भीम प्रथम का। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों भीम प्रथम जो है जो कि इस वंश का सबसे महान जो राजा था, इन्होंने क्या इंपॉर्टेंट काम करवाया, इन्होंने अपने शासनकाल में इनके शासनकाल में क्या होता है कि 1025 है, इसमें मोहम्मद गजनवी जो है उन्होंने आक्रमण कर दिया था कहाँ पे, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पे। ठीक है, तो गुजरात के सोमनाथ मंदिर का जो है अटैक होता है 1025 ईस्वी में। ठीक है, महमूद गजनवी है आक्रमण करते हैं इनके शासनकाल में, तो ये ध्यान में रखना है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आता है आपका कि महमूद गजनवी है, उन्होंने जो 1025 में सोमनाथ मंदिर जो गुजरात का था, ठीक है, उसको लूट लिया था, उस पर आक्रमण किया था, तो किसके शासनकाल में जो है किया था, या फिर उस टाइम भारत का कौन जो है शासक हुआ करता था, तो ये आपको बताना है। तो उसका आंसर आएगा भीम प्रथम। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, गुजरात का जो सोमनाथ मंदिर जो है सबसे पहले किसने बनवाया था, तो भीम प्रथम ने ही बनवाया था गुजरात का सोमनाथ मंदिर। और बच्चों जब सोमनाथ मंदिर जो है महमूद गजनवी लूट के लेकर चला गया था, तो उस समय ये लकड़ी का बना होता था। ठीक है, फिर बाद में इसको पत्थर का बनवाया गया। ठीक है, और सोमनाथ मंदिर का जो आखिरी बार जो निर्माण है बच्चों वो किसने करवाया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोमनाथ मंदिर का आखिरी बार निर्माण करवाया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, और नेक्स्ट बच्चों अब हम कर लेते हैं गुजरात के चालुक्य जो वंश है इसका अंतिम महान शासक जो है कौन था, मूलराज द्वितीय, जिसको भीम द्वितीय भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे महान शासक तो आपका भीम प्रथम थे, और जो अंतिम जो है महान शासक की अगर हम बात करें गुजरात के चालुक्य वंश की, तो वो आपके हैं बच्चों मूलराज द्वितीय, जिसको हम भीम द्वितीय भी कहते हैं। ठीक है, अब मूलराज द्वितीय है जिसको हम भीम द्वितीय कहते हैं, तो इसके शासन में क्या क्या इंपॉर्टेंट काम होते हैं वो देख लेते हैं बच्चों। तो 1178 ईस्वी में राजस्थान के जो माउंट आबू में मोहम्मद गौरी को पराजित किया था बच्चों। ठीक है, तो जो आपका भीम द्वितीय है इन्होंने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था 1178 ईस्वी में कर दिया था बच्चों। 1191 ईस्वी में बच्चों पृथ्वीराज चौहान ने भी तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी को पराजित किया था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान से पहले ही मूलराज द्वितीय जो है जिसको हम भीम द्वितीय कहते हैं उन्होंने 1178 ईस्वी में ही पराजित कर दिया था मोहम्मद गौरी को, कहाँ पे, राजस्थान के माउंट आबू में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है। और ये भारत में मोहम्मद गौरी की क्या थी, पहली हार थी। ठीक है, तो प्रथम हार जो है मोहम्मद गौरी की थी। और बच्चों और नेक्स्ट जो है मोहम्मद गौरी को मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय ने ही भारत में सबसे पहले हराया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो मोहम्मद गौरी को भारत में सबसे पहले किसने हराया था, ये क्वेश्चन आएगा। तो इसके दो आंसर बने, या तो मूलराज द्वितीय कहेंगे या फिर भीम द्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बच्चों हमारा अगला जो आ जाता है वंश, पाल वंश। ये आपका बंगाल में एग्जिस्ट किया करता था। तो पाल वंश के संस्थापक कौन थे, गोपाल। ठीक है, और ये आपके 750 से 770 तक रूल करते हैं। ठीक है, तो गोपाल पाल वंश के संस्थापक हैं, और गोपाल है बच्चों इन्होंने ये जो आपके बौद्ध धर्म के फॉलोवर थे। ठीक है, और जो तिब्बती लामा और इतिहासकार जो तारानाथ इन्होंने अपने वृत्तांतों में बताया है कि गोपाल ने ओदिंतपुरी में बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था। तो इसने इंपॉर्टेंट काम क्या करवाया था बच्चों, ओदिंतपुरी में एक बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था किसने, गोपाल ने। और ये हमें कहाँ से मिलता है इसका वर्णन, हमें मिलता है तिब्बती लामा और जो तारानाथ जो है, तिब्बती लामा ये भी क्या थे, एक बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे। ठीक है, तो ये इतिहासकार हुआ करते थे बच्चों। तो यहाँ से हमें देखने को मिलता है कि जो गोपाल है उन्होंने ओदिंतपुरी में क्या करवाया था, बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था। ठीक है, अब गोपाल के बाद में इनका जो पुत्र है इनका उत्तराधिकारी बनता है जिसका नाम था धर्मपाल। ठीक है, तो धर्मपाल बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 780 से लेकर 810 ईस्वी तक ये शासन करते थे। ठीक है, और धर्मपाल भी क्या था, बौद्ध धर्म के फॉलोवर थे। ठीक है, इसने सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। इसने विक्रमशिला में बौद्ध विहारों का निर्माण करवाया बच्चों। ठीक है, तो विक्रमशिला में बौद्ध विहारों का निर्माण किसने करवाया था, तो आंसर आएगा धर्मपाल। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो आपका मठ और विहार है इसमें क्या डिफरेंस है बच्चों। मठ वो जो है चीज़ होती थी, यहाँ पे क्या होता था, जो बौद्ध भिक्षु है क्या करते थे, बौद्ध शिक्षाएं ग्रहण करते थे। ठीक है, एक प्रकार से स्कूल मान सकते हैं। तो जो बौद्ध भिक्षुक है वो बौद्ध शिक्षाएं यहाँ पे मठों में ग्रहण करते थे, शिक्षा मठों में ग्रहण करते थे। और बच्चों विहार जो होते हैं जहाँ पे बौद्ध भिक्षु क्या करते थे, निवास करते थे, रहते थे। ठीक है, तो बच्चों वो जगह जहाँ पर बौद्ध भिक्षु जो है वर्षा ऋतु में विश्राम करते थे उसको हम क्या कहेंगे, उसको भी हम क्या कहेंगे, मठों में ही ये क्या करते थे, वर्षा ऋतु में विश्राम क्या करते थे। ठीक है, और लगभग बच्चों दो महीने करते थे, क्योंकि साल में 2 महीने तक क्या होती है, हमारी वर्षा होती है। तो जब वर्षा होती थी तो ये कहीं नहीं जाते थे, यहाँ बस सिर्फ विश्राम करते थे मठों में। ठीक है, तो विहार में नहीं बच्चों, मठों में।
तो धर्मपाल है, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो और क्या क्या इंपॉर्टेंट काम इन्होंने करवाया था बच्चों। तो धर्मपाल है, इसी के जो शासनकाल में विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय उसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? धर्मपाल, जो पाल वंश का था। ठीक है, और बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये, भारत का प्राचीनतम जो है विश्वविद्यालय कौन सा है? प्राचीनतम का मतलब भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय अगर पूछे तो उसका नाम आएगा तक्षशिला। और बच्चों ये आपका कहाँ पे पड़ता है? आज प्रेजेंट में ये पाकिस्तान में चला गया। ठीक है, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय भारत का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय था। लेकिन आज अगर प्रेजेंट में अगर पूछे बच्चों, प्रेजेंट में ये पहले होता था तक्षशिला भारत का सबसे पुराना, लेकिन प्रेजेंट में बच्चों भारत का सबसे पुराना जो विश्वविद्यालय है उसका नाम है नालंदा। ठीक है, तो नालंदा जो है ये आपका 1413 में कुमारगुप्त है, इन्होंने इसकी जो है इस विश्वविद्यालय की नींव रखी थी बच्चों। ठीक है, कुमारगुप्त जो गुप्त वंश के शासक थे, कुमारगुप्त। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय ये क्या है? भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय। और बच्चों विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये हमारे भारत का दूसरा सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। ठीक है, प्रेजेंट में करें तो प्रेजेंट भारत में मतलब वर्तमान भारत में दूसरा जो है सबसे पुराना विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी है वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। और वर्तमान भारत की पहली जो है यूनिवर्सिटी कौन सी? आपकी नालंदा, जो कब बनी? 1413 में। ठीक है, कुमारगुप्त ने इसकी नींव रखी थी। और बच्चों नालंदा विश्वविद्यालय है, इसको धर्मपाल ने क्या किया? खर्चे के लिए 200 गांव क्या किए थे? दान में दिए थे। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय के खर्चे के लिए धर्मपाल जो शासक था, जो पाल वंश का, इन्होंने क्या किया? 200 गांव है दान दिए थे। ठीक है, तो बच्चों धर्मपाल है ये एक बहुत ही फेमस जो है थे। तो धर्मपाल है, इन्होंने और क्या क्या काम किया था? अब देखो इसके दरबार में जो एक बौद्ध लेखक है वो रहा करता था, जिसका नाम था हरिभद्र। ठीक है, तो हरिभद्र एक बौद्ध लेखक था। ठीक है, एक बौद्ध जो है राइटर था, और ये जो है धर्मपाल का प्रसिद्ध लेखक हुआ करता था, इसके दरबार में रहता था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है हरिभद्र। और धर्मपाल है बच्चों, इसने क्या किया था? इसने प्रतिहार शासक जो है वत्सराज और राष्ट्रकूट जो शासक आपका ध्रुव, ठीक है, तो इसने क्या किया था? कन्नौज की त्रिपक्षीय संघर्ष को में हराया था। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट आ जाएगा। और बच्चों हम देखें कि जो पाल वंश है उसका अंतिम जो शासक कौन था, या फिर कह सकते सॉरी इसका जो उत्तराधिकार अगर हम देखें तो इसका उत्तराधिकार कौन था? आपका देवपाल था। ठीक है, तो देवपाल के बारे में पढ़ लेते हैं बच्चों। तो देवपाल है, इसने क्या किया था? इसने प्रतिहार शासक मिहिर भोज को पराजित किया था। तो मिहिर भोज को पराजित किया था जो प्रतिहार शासक था। ठीक है, तो राजा भोज अलग है बच्चों, मिहिर भोज आपका अलग है। तो प्रतिहार शासक जो है मिहिर भोज को हराया था देवपाल ने, और इसने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया, और इसने परम सौगात की उपाधि धारण की बच्चों। ठीक है, देवपाल। और इसने बच्चों जलालाबाद के प्रसिद्ध जो विद्वान हुआ करते थे जिसका नाम था वीरदेव। तो वीरदेव को नालंदा जो विश्वविद्यालय है उसका प्रधान आचार्य जो है नियुक्त किया था देवपाल ने। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय का प्रधान जो है आचार्य जो वीरदेव को नियुक्त किया किसने? देवपाल ने। ठीक है, जो आपको ये कहाँ से थे? जलालाबाद से थे। और फिर बच्चों महिपाल, इसके शासनकाल में क्या हुआ था? पाल वंश का अंत हो गया था। तो पाल वंश का जो अंतिम शासक कौन था? महिपाल। ठीक है, तो इस प्रकार पाल वंश का अंत हो जाता है बच्चों। और पाल वंश के अंत के बाद में अपना अगला जो है वंश आता है सेन वंश। पाल वंश के बाद में कौन सा आता है बच्चों? सेन वंश। और ये भी आपका कहाँ पे था? बंगाल में। ठीक है, तो बंगाल का हमारा पाल वंश, फिर आपका आता है सेन वंश। ठीक है, सेन वंश है, इसकी स्थापना बच्चों किसने की थी? सामंत सेन ने की थी। ठीक है, और कब की थी? 11वीं शताब्दी में। तो 11वीं शताब्दी में सामंत सेन ने जो सेन वंश की स्थापना की, और सामंत सेन का जो पुत्र होता था जिसका नाम था विजयसेन, इस वंश का फिर क्या बना? वो अगला शासक। ठीक है, 1095 से 1158 ईस्वी में बच्चों। और प्रसिद्ध कवि कौन था बच्चों? धोई होता था। इसने विजयसेन पर एक अभिलेख लिखा। ठीक है, तो एक धोई जो है प्रसिद्ध कवि होते थे, इसने क्या किया था? विजयसेन जो सेन वंश का था, ठीक है, सामंत सेन का पुत्र था, तो विजयसेन जो है इस पे एक अभिलेख लिखा, और उसका नाम क्या था? देवपाड़ा प्रशस्ति अभिलेख। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों ये देवपाड़ा प्रशस्ति अभिलेख है। ठीक है, ये किसके ऊपर है? विजयसेन के ऊपर है। और ये किसने लिखा बच्चों? कवि धोई ने। ठीक है, तो देवपाड़ा प्रशस्ति अभिलेख, इसी से इसकी विजयों का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो विजयसेन की विजयों का वर्णन हमें कहाँ से मिलता है? तो इसका हमें मिलता है देवपाड़ा प्रशस्ति अभिलेख से बच्चों। ठीक है, तो विजयसेन है, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसने क्या क्या इंपॉर्टेंट काम करवाए थे? तो इसने 2 शहर बसाए, और कौन कौन से? इसी के नाम से विजयपुर और विक्रमपुर। ठीक है, और फिर बच्चों इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र बनता है बल्लाल सेन। ठीक है, तो बल्लाल सेन है, ये आपके 1158 से लेकर 1178 ठीक है तक रहते हैं बच्चों। इसने जो है बल्लाल सेन है, सेन वंश के थे। इन्होंने 2 ग्रंथ रचे जिनका नाम है दान सागर और अद्भुत सागर। ठीक है, तो दान सागर और अद्भुत सागर है 2 ग्रंथ रचे, और 2 उपाधियां भी धारण की बल्लाल सेन ने। कौन कौन सी बच्चों? गोडेश्वर और निशंक शंकर। ठीक है, तो निशंक शंकर और गोडेश्वर की उपाधि धारण की, 2 ग्रंथ रचे दान सागर और अद्भुत सागर। ठीक है, और फिर इसका जो उत्तराधिकारी बनता है बल्लाल सेन का लक्ष्मण सेन। ठीक है, और लक्ष्मण सेन बच्चों ये आपके 1178 ईस्वी से 1205 ईस्वी तक ये आपके रहते हैं। ठीक है, तो इनका शासन 1178 से 1205। तो लक्ष्मण सेन के बारे में अब हम पढ़ लेते हैं बच्चों। सेन वंश का जो अगला रूलर है, जो शासक है वो कौन है? लक्ष्मण सेन। इसी के द्वारा बच्चों 1178 ईस्वी में लक्ष्मण संवत चलाया गया था। ठीक है, तो जैसे बच्चों हमने पढ़ा था कि जो है हिजारत संवत है वो आपका किस में चला जाता था? इस्लाम धर्म में। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो है 1178 ईस्वी में जब ये शासक बनते हैं तो इन्होंने लक्ष्मण संवत चलवाया था। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। तो 1178 ईस्वी में लक्ष्मण संवत चला था आपका। और लक्ष्मण सेन है, इसने अपनी राजधानी जो है बंगाल के गोड़ के समीप लक्ष्मणवती या लखनौती कह सकते हैं, इसी के नाम से लक्ष्मणवती या लखनौती इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। और ये कहाँ पे थी बच्चों? बंगाल के गोड़ के समीप। 1203 या 4 ईस्वी में बंगाल पर फिर इन्होंने अटैक किया। किसने? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी का आक्रमण होता है। ठीक है, लक्ष्मण सेन के शासनकाल में ही होता है बच्चों। तो मोहम्मद बिन कासिम ने फिर क्या किया बच्चों? जो कि मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था जो बच्चों, तो 1203 और 4 में बंगाल पे अटैक किया था। ठीक है, तो किसके शासन में काल में किया था? ये लक्ष्मण सेन के शासनकाल में ये हुआ था 1203 से 4 ईस्वी में। ठीक है,
नेक्स्ट बच्चों हम पढ़ते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये आपका लक्ष्मण संवत है 1100 कब चला था आपका 78 ईस्वी में। ऐसे ही एक बार हम सारे जो संवत हैं जो हमने डिस्कस किए हैं वो एक जगह डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। देखो जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि 57 बीसी में 57 जो बीसी है उसमें 57 ईसा पूर्व, ठीक है, बीसी को क्या बोलेंगे बच्चों, ईसा पूर्व, ठीक है, 57 ईस्वी पूर्व या ईसा पूर्व में क्या चलता है हमारा विक्रम संवत, ठीक है, जो आपका हिंदू कैलेंडर है, ठीक है। तो हमारा हिंदू कैलेंडर कौन सा है, विक्रम संवत, जो कब चला बच्चों 57 बीसी में। और हमारा जो राष्ट्रीय संवत है वो शक संवत है जो आपका 78 एडी में चलता है। ये एडी का मतलब होता है ईस्वी और बीसी का मतलब ईस्वी पूर्व, ठीक है। तो 78 एडी में आपका शक संवत चलता है और शक संवत को हम क्या बोलते हैं, हमारे भारत का राष्ट्रीय संवत है, ठीक है। और हिंदू कैलेंडर हमारा कौन सा है, विक्रम संवत, ठीक है। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन। फिर बच्चों गुप्त वंश की स्थापना जब होती है तो चंद्रगुप्त मौर्य जो आपके हैं इन्होंने गुप्त वंश की जो है स्थापना की थी धनानंद को हराकर, ठीक है बच्चों। तो जैसे ही ये जो है गुप्त वंश की स्थापना करते हैं तो गुप्त संवत चलता है, ठीक है। और गुप्त संवत चला कब चला, 319 ईस्वी में। तो गुप्त संवत आपका कब से स्टार्ट हुआ था, 319 ईस्वी में। तो सारे संवत हम एक जगह बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। हर्षवर्धन बच्चों जब सिंहासन पर बैठा तो भी उन्होंने एक संवत चलाया जिसका नाम है हर्ष संवत। संवत का मतलब बच्चों क्या होता है, न्यू कैलेंडर, ठीक है, न्यू इरा या न्यू कैलेंडर, ठीक है। तो हर संवत है, इन्होंने अपने नाम से हर संवत चलाया। कब चलाया, 606 ईस्वी में सिंहासन पर बैठते हैं तभी चलाया। और जैसा कि हमने पिछली क्लास में बच्चों इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ा था और हजरत मोहम्मद साहब का जब बच्चों मक्का छोड़कर मदीना चले जाते हैं, ठीक है, जिस वर्ष में मक्का छोड़कर वो मदीना जाते हैं उसी वर्ष से फिर हिजरी संवत जो है ये मुस्लिम कैलेंडर होता है हिजरी संवत, ठीक है। ये 622 ईस्वी में ये मक्का छोड़कर मदीना चले जाते हैं तो 622 ईस्वी में इसी उपलक्ष्य में क्या होता है, हिजरी संवत स्टार्ट किया जाता है, मुस्लिम कैलेंडर होता है 622 ईस्वी में, ठीक है बच्चों। और ऐसे ही बच्चों जब यहाँ पे लक्ष्मण सेन सिंहासन पर बैठता है, कब बैठता है, 1178 में। तो 1178 में जब लक्ष्मण सेन सिंहासन पर बैठता है तो लक्ष्मण जो सेन है उसने अपने नाम से लक्ष्मण संवत चला दिया, ठीक है। तो लक्ष्मण संवत कब चला, 1178 ईस्वी में। ऐसे ही बच्चों जब अकबर जो है दीन ए इलाही, जो अकबर है, जो महान जो आपके अकबर हैं, ठीक है, तो अकबर ने दीन ए इलाही धर्म चलाया, ठीक है। जब अकबर ने दीन ए इलाही धर्म चलाया तो उसने इलाही संवत स्टार्ट कर दिया। और इलाही संवत आपका कब स्टार्ट हुआ, 1583 ईस्वी में बच्चों, ठीक है। तो ये सारे संवत आपको ध्यान में रखने हैं। इलाही संवत आपका स्टार्ट हुआ था 1583 ईस्वी में, लक्ष्मण संवत 1178 ईस्वी में, हिजरी संवत 622 ईस्वी में, हर संवत 606 ईस्वी में, गुप्त संवत है वो 319 ईस्वी में, शक संवत 78 ईस्वी में, और बच्चों विक्रम संवत जो है हमारा हिंदू कैलेंडर भी हम कहते हैं 57 बीसी में, ठीक है। तो ये जो सारी जो संवत है ना इनमें से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाता है बच्चों, ठीक है। अब जैसे हमारा हिंदू कैलेंडर है जिसको हम विक्रम संवत बोलते हैं, ठीक है। तो आज प्रेजेंट में हमारा कौन सा वर्ष चल रहा है अगर हम देखें तो बच्चों जैसे जो भी आपका ईयर है उसमें अगर 57 जोड़ देंगे ना तो वो आपका आ जाएगा, ठीक है। जैसे प्रेजेंट में हमारी 2023 साल चल रही है, अगर हम इसमें हमारा जो विक्रम संवत कब स्टार्ट हुआ था 57 बीसी में बच्चों, तो ये बीसी है ना, बीसी आए तो इसमें प्लस करना होता है, ठीक है। बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व, जब भी ईसा पूर्व आए तो इसमें प्लस करेंगे जो हमारी प्रेजेंट में जो साल चल रही है बच्चों। तो 7 और 3 कितने हो जाएंगे, 10, 5 और 2 7 और 1 8 ही आ गया। तो बच्चों 2000 जो है आपका विक्रम संवत के अकॉर्डिंग जो हमारा कैलेंडर चल रहा है, ठीक है। जो हमारा हिंदू कैलेंडर की डेट अगर पूछे तो कोई तो 2080 जो है वो जो आपका साल चल रही है, ठीक है। ऐसे ही बच्चों जो शक संवत है वो हमारा वो कब चला था, 78 ईस्वी में, ठीक है। 78 ईस्वी में जब बच्चों ईस्वी आ जाए कोई भी कैलेंडर जैसे ईस्वी में स्टार्ट हो रहा है, ईसा पूर्व वाला में तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और ईस्वी में क्या करेंगे, जैसे हम प्रेजेंट में हमारे 2023 जो है साल चल रही है तो उसमें से 78 जो है घटा देंगे तो हमारा शक संवत के अनुसार जो आ जाएगा प्रेजेंट वाली डेट, ठीक है। तो ईस्वी आए तो आपको क्या करना है माइनस, और ईसा पूर्व आए तो आपको क्या करना है प्लस करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं बच्चों हमारा मोहम्मद बिन जो है बख्तियार खिलजी द्वारा लक्ष्मण सेन के शासनकाल में फिर क्या हुआ, इस वंश का क्या हो गया था, अंत हो गया और बंगाल पर फिर मुसलमानों का अधिकार हो गया था बच्चों, ठीक है। तो जो आपका ये मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी है ना तो इन्होंने अटैक किया था बंगाल पे, और उस टाइम जो बंगाल का शासक कौन था, लक्ष्मण सेन, ठीक है। तो यहाँ पे फिर बंगाल वंश का जो यहाँ पे बंगाल में पाल वंश का अंत हो जाता है और यहाँ पे फिर क्या हो जाता है, मुसलमानों का अधिकार हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों हम पढ़ेंगे हमारे उत्तर भारत के राजवंश में गांधार का हिंदू शाही राजवंश, ठीक है। तो इसमें गांधार का हिंदू शाही राजवंश के संस्थापक कौन थे आपके, कल्लर, ठीक है। और ये किस एरिया में एग्जिस्ट क्या करता था, ये जो हिंदू शाही राजवंश ये काबुल घाटी में एग्जिस्ट क्या करता था। और इनकी राजधानी क्या होती थी बच्चों, पेशावर, जो आज प्रेजेंट में कहाँ पे है बच्चों, काबुल घाटी और पेशावर, ये आपका पाकिस्तान में पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदू शाही राजवंश था गांधार का, ओके। और प्रसिद्ध शासक जो है हिंदू शाही राजवंश, जो गांधार का हिंदू शाही राजवंश का प्रसिद्ध शासक जयपाल हुआ है। तो जयपाल के शासन काल में क्या हुआ था इंपॉर्टेंट, तो ये इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है। तो बच्चों 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी द्वारा हार गया था, और बच्चों जो जयपाल है उसको इतना अपमान हुआ कि इसने सुसाइड जो है कर लिया था, ठीक है। तो 1001 ईस्वी में जयपाल किससे हार जाता है, मोहम्मद गजनवी से, और ये अपमानित हो जाते हैं और फिर क्या होता है, इन्होंने सुसाइड कर लिया, ठीक है। तो फिर अगला जो है यहाँ पे हिंदू शाही राजवंश का अगला जो शासक बनता है इनका बेटा, जिनका नाम था आनंदपाल, ठीक है। इसको भी महमूद गजनवी ने पराजित किया, ठीक है। तो इसको भी पराजित किया आनंदपाल को और जयपाल को। और जयपाल है बच्चों ने भारत में प्रथम तुर्क आक्रमण का सामना किया था, ठीक है। तो भारत में सबसे पहले जो तुर्क आक्रमण हुआ था उसका सामना किसने किया था, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है जयपाल ने किया था, ठीक है। तो ये हमारा हिंदू शाही राजवंश से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। अब बच्चों हम उत्तर भारत में आपके कश्मीर जो राजवंश है वो कैसे एग्जिस्ट करता था, ठीक है। कौन कौन से जो कश्मीर के राजवंश हुआ करते थे उनके संस्थापक के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला जो है कश्मीर के राजवंश में आपका आता है कारकोट वंश, ठीक है। तो 7वीं शताब्दी में था बच्चों ये, और इसकी स्थापना दुर्लभ वर्धन ने की थी। किसने की थी, दुर्लभ वर्धन ने। और सबसे महान शासक की अगर बात करें तो ललितादित्य मुक्तापिड़, ठीक है। तो ललितादित्य मुक्तापिड़ ये आपके कश्मीर के राजवंशों में से कारकोट वंश से था सबसे महान शासक, ठीक है। और बच्चों ललितादित्य जो मुक्तापिड़ है ये बच्चों सूर्य देव के प्रसिद्ध जो है मार्तंड मंदिर है इसने बनवाया था। तो सूर्य देव का प्रसिद्ध मार्तंड मंदिर किसने बनवाया था, ललितादित्य मुक्तापिड़ ने, ठीक है। और कश्मीर में परिहासपुर शहर की स्थापना की थी, ठीक है। तो 2 इंपॉर्टेंट काम है इसके, एक तो आपका मार्तंड मंदिर है
सूर्यदेव का जो प्रसिद्ध मार्तंड मंदिर कहाँ पे है बच्चों, ये कश्मीर में ही पड़ता है। ठीक है, मार्तंड मंदिर अगर पूछे तो कहाँ पे पड़ेगा बच्चों, ये आपका कश्मीर में, और ये सूर्यदेव से रिलेटेड है। ठीक है, सूर्यदेव का प्रसिद्ध मंदिर है मार्तंड मंदिर। ठीक है बच्चों, वैसे ही बच्चों पूरे इंडिया में फेमस कौन सा है आपका जो सूर्यदेव से रिलेटेड, कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो आपका कहाँ पे बच्चों, उड़ीसा में है। ठीक है, तो कश्मीर में परिहासपुर जो है शहर की स्थापना की इसने। नेक्स्ट बच्चों, कश्मीर के राजवंशों में आपका कारकोट वंश के बाद में उत्पल वंश आता है। इसकी स्थापना किसने की थी, अवंती वर्मन ने की थी। इसने बच्चों कश्मीर में सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया, और इसी के द्वारा कश्मीर में अवंतीपुर और सोपर शहर की स्थापना करवाई गई बच्चों। ठीक है, तो उत्पल वंश के जो है संस्थापक कौन है, अवंती वर्मन। इन्होंने कश्मीर में क्या सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया और अवंतीपुर और सोपर नामक शहर की स्थापना की। फिर कश्मीर का जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका लोहार वंश आ जाएगा कश्मीर के राजवंशों में, तो इसकी स्थापना संग्राम राज ने की, लोहार वंश की स्थापना। और बच्चों संग्राम राज है, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसने महमूद गजनवी के विरुद्ध हिंदू शाही शासक आपका जो होता था त्रिलोचनपाल, उसकी सहायता की थी। ठीक है, तो हिंदू शाही जो है शासक और जो है जिसका नाम क्या था त्रिलोचनपाल, और संग्राम राज है, इन्होंने मिलकर महमूद गजनवी है उसके साथ क्या किया था, लड़ाई लड़ी थी। ठीक है बच्चों, तो इस वंश का सबसे महान जो है राजा हर्षवर्धन। ठीक है, जो हुआ जिसे कश्मीर का नीरो कहा जाता है। तो बच्चों कश्मीर का नीरो किसे कहा जाता है कश्मीर का नीरो कहा जाता है हर्षवर्धन को। ठीक है, तो सबसे महान राजा था हर्षवर्धन। वैसे हर्षवर्धन की राजधानी इन्होंने क्या बनाई थी बच्चों, थानेसर। ठीक है, तो लोहार वंश से था आपका हर्षवर्धन जो आपका, ठीक है, सबसे महान शासक हुआ। और जो बच्चों लोहार वंश का सबसे लास्ट रूलर है वो कौन है आपका, जयसिंह। ठीक है, तो लोहार वंश है उसके सबसे जो है आखिरी जो शासक कौन था बच्चों, जयसिंह। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। ये हमने सारे उत्तर भारत के जितने भी राजवंश थे वो सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, अगली क्लास में बच्चों हम पूर्व मध्यकालीन भारत में जो दक्षिण भारत के जितने भी राजवंश है वो सारे डिस्कस करेंगे। तो उत्तर भारत के राजवंश हमने सारे आज की क्लास में डिस्कस कर लिए हैं। तो बच्चों आपको आज की क्लास कैसी लगी, अगर बच्चों आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और अच्छी वीडियो